अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिहार इलेक्शन पे कि मजलिस को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। आप चाहे ना चाहे लोग आपको टास्क दे देते हैं। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं मजलिस का मुखालिफ नहीं हूं, ना मेरी कोई मजलिस से ज़ाती दुश्मनी है या दुश्मनी है, लेकिन जो हक है वो कहता हूं। सबसे पहली बात, इस देश में सब आज़ाद हैं। इस मुल्क का दस्तूर और आइन हर एक को, यानी आपको, मेरे को, हर एक को आज़ादी देता है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले, भागीदारी ले। मेरे ख्याल में ये ज़रूरी भी है और लेना भी चाहिए। जितने लोगों को मौका मिलेगा, मुकाबला सख्त होगा तो लोग अच्छे आएंगे, इसलिए मजलिस को आना चाहिए और ज़रूर लड़ना चाहिए। मेरे अंदाज़े के मुताबिक मजलिस के जीतने के इम्कानात बहुत बेहतर हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज को इसका अंदाज़ा है और इनको खबर हो गई है और वो हर हाल में मजलिस को फेल करना चाहते हैं। हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव का मामला हो कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद का मामला हो कि बेंगलुरु के फसाद का, ये सब कोशिश है कि किसी भी लिहाज से मजलिस और दूसरी मुस्लिम जमातों को कमज़ोर किया जा सके। मुसलमानों के साथ जो निचली ज़ात के हिंदुओं की सपोर्ट बढ़ रही है, इसको भी बेंगलुरु फसाद में निशाना बनाया गया है ताकि इसको तोड़ा जा सके, इस नेक्सस को ख़त्म किया जा सके, मुसलमानों से इनकी दूरी पैदा की जाए। मुसलसल कैंपेन चल रही है ये, और बिहार में निचली ज़ात के लोगों का इलेक्शन में कुलीदी रूल है, मेन रूल है। रही बात इलेक्शन में वोट काटने की, वोट तो बीएसपी भी काट रही है, वोट एसपी भी काट रही है, वोट दूसरी जमातें भी काट रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी काट रहे हैं, यहाँ तक कि नोटा भी बिहार में बहुत ज़्यादा वोट काट रहा है। मजलिस काटे तो दिक्कत क्या है? सवाल ये अहम है कि क्या मजलिस इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रही है? क्या वो जिस जगह इलेक्शन लड़ रही है, क्या वो वोट जुटा पाएगी? बिहार में मुसलमानों की तादाद 16% है। बिहार में पहले 3 एमपी की सीट आया करती थी, 3 मुसलमान जीतकर आया करते थे, अब इस वक्त 4 एमपी जीत कर आए हैं। यानी अगर 5 असेंबली सीट एक एमपी सीट के काउंट किया जाए तो ये जुमला 20 सीट बनते हैं। 2015 के इलेक्शन में बिहार असेंबली में मुसलमानों की कुल तादाद 24 थी, जिसमें से 12 आरजेडी के थे, 6 कांग्रेस के और 5 जेडीयू के और 1 सीपीआईएम का। लेकिन मजलिस ने यहाँ 32 उम्मीदवार उतार रहे हैं। 32 उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है या ऐलान किया है। मजलिस के पास इसकी स्टडी होगी। सवाल यह है कि क्या मजलिस के पास वो लीडर मौजूद हैं जो मौजूदा क़यादत को, जो मौजूदा लीडरों को शिकस्त दे सकते हैं? क्या मजलिस आरजेडी और कांग्रेस के जीती हुई सीट से इनको दस्तबरदार कर सकती है? क्या वो उम्मीदवार मजलिस में शामिल हो सकते हैं? क्या मजलिस ने इतना काम वहाँ किया है कि वो इन सीटों को जीत सकती है? अगर नए उम्मीदवार के साथ इलेक्शन लड़ती है तो वो वहाँ के जीते हुए कामयाब उम्मीदवारों को कमज़ोर करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। एक बात ज़हन नशीन रखें, बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट है और इसकी पूरी कोशिश है कि वो बिहार बंगाल में जीते ताकि इनके जो बचे हुए जो काम हैं वो कर सकें। इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन में अशोक लवासा के जाने के बाद जो नया इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार आया है वो मोदी का यजमान है। इस तरह इलेक्शन कमीशन में पूरे बीजेपी के लोग हैं इस वक्त, यानी मोदी के यजमान लोग हैं। मुझे बिहार में फेयर इलेक्शन नहीं लगता और ना ही इसकी उम्मीद है। अब आगे क्या होता है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मजलिस लड़ने के लिए तैयार है और ठान ली है तो इसकी तैयारी पूरी तरह से करे। नंबर 1,
حیدرآباد میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں. مجلس کی جڑیں حیدرآباد میں ہیں. یہ بات سچ ہے کہ جس جھاڑ کی یا عمارت کی بنیادیں کمزور ہیں وہ زیادہ ٹک نہیں سکتے. کہتے ہیں جس جھاڑ کی جڑوں میں پرابلم ہے اس کو آپ کتنا پانی دیں، ٹیک کیئر کریں، وہ جھاڑ پر نئے پتے آ سکتے ہیں، نئے پتے گرو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جھاڑ پھل نہیں دے سکتے. جب آپ نیشنل لیڈر بننا چاہتے ہیں، دوسری بات، جب آپ نیشنل لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کینہ، بغض، حسد جیسی بیماریوں کو ترک کرنا ہوگا، اور دوسروں کو گرا کر آپ بڑا نہیں بن سکتے. اس کے لیے آپ کو دل بڑا کر کے، دل صاف کر کے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. سب سے پہلا کام اپنے گھر میں امن، بھائی چارے کی فضا بنانی ہوگی اور سکون پیدا کرنا ہوگا. ایم بی ٹی ہو کے پی ٹی آئی سب کو آن بورڈ لیں اور مفاہمت کریں. آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اس لیے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا. بلی کی طرح آنکھ بند کر کے دودھ نہیں پی سکتے. کچھ شیئر کرنا ہوگا، دے دلا کر ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور یہی بڑے لوگوں کی خصوصیت ہے. اور آپ کو پبلک کے مسائل کو سننا ہوگا اور ان کی پریشانیوں کو جہاں تک ہو سکے حل کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات، آپ کو رحم، کرم، شفقت، مہربانی کرنی ہوگی لوگوں پر. اسی سے لوگ آپ سے جڑیں گے. غرور، تکبر، دیکھ لوں گا، کون کیا کر لیتا کو چھوڑ کر عجز و انکساری اپنانی ہوگی. نمبر 2، حیدرآباد میں اس وقت بہار کے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. علماء دین کی بہت ہے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہو کے دوسرے علماء بہار، آپ کو ان سے رجوع کرنا ہوگا. ان علماء بہار سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا اور اپنی مدد کے لیے راضی کرنا ہوگا. بہار میں دیندار علماء کا بڑا دبدبہ ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں. بہار کے بارے میں یہ عام خیال ہے، ان کی سادگی، عجز، انکساری کو دیکھ کر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عقل فہم سے آ رہی ہیں، کیا کرے بہاری ہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ جو کٹے نہ آری سے وہ کٹے بہاری سے. یہ لوگ بےحد قابل، ذہین اور علماء حق کی زمین ہے یہ، اور عقل مند اور قابل لوگ ہیں وہاں. ان کو ساتھ لینا ہوگا اور ان کی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور یہ ایک بہترین کام ہوگا. گجرات ماڈل کی طرح ایک حیدرآباد ماڈل سیل کرنا ہوگا، حقائق کی بنیاد پر اور اپنے پروگرام کے ساتھ. تیسرا، یو پی الیکشن کے بعد میرا وہاں جانا ہوا، لوگوں سے بات چیت ہوئی. الیکشن سے پہلے ایک ہما ہمی تھی اور ہلچل دیکھی تھی میں نے، اور اسدالدین اویسی کے لیے ایک بے چینی، بے قراری دیکھی تھی. لیکن الیکشن کے بعد وہ بات نظر نہیں آئی، اس لیے کہ لوگ جس جوش و خروش سے اسدالدین اویسی کی تقریریں سننے گئے تھے مایوس ہوئے. اس لیے کہ اکثریت کو ان کی اور حیدرآباد کے مقرروں کی تقریریں اور باتیں سمجھ نہیں آئیں اور نہ سمجھ سکے. میرا یو پی والوں سے انٹریکشن رہا ہے، اور آج تک وہ حیدرآباد والوں کی باتیں اور اردو سمجھنے سے قاصر ہیں. اس لیے مجلس کو چاہیے کہ وہ بہار کے علماء اور دوسرے لوگوں کو لے کر جائیں اور وہاں سے بھی قابل لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، جو اچھے مقرر ہوں، جو آپ کی بات پیش کر سکیں، جو آپ کے خیالات کو سمجھا سکیں، اور تاکہ وہ لوگ آپ کی بات سن سکیں، سمجھ سکیں اور آپ کا مدعا سمجھ سکیں. سب سے بڑی بات، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان تک پہنچے. چوتھی بات، مودی کی پی آر ایجنسی نے کیا کیا تھا. انہوں نے 2014 سے پہلے سرٹیفکیٹ حاصل کیے تھے جس کو ریفرنسز کہتے ہیں. لتا منگیشکر کے کوئی پروفیسر سب سے سرٹیفکیٹ لیا تھا. مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ بہار کے علماء، لیڈر، اکیڈمسٹ، شعرا اور دوسرے ایکسپرٹ سے سرٹیفکیٹ لیں. بہت سارے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے ملیے، ان کو اپنا ہمنوا بنائیے، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیے، ان سے پبلک کو میسیج دیں، لوگوں کو اپنے وعدوں اور کام کے بارے میں، آپ کے امیدواروں کے بارے میں ان کے توسط سے لوگوں کو بتایا جائے تاکہ آپ کی ایک ساکھ بن سکے. آپ کے بارے میں لوگوں کے خیالات، لوگوں
ऑथेंटिक लोगों से लोगों तक पहुंच सके। नंबर 5, मौजूदा सियासी लीडरशिप को भी अपने साथ करने की कोशिश कीजिए। चाहे जैसे कई नामवर लीडर हैं जेडीयू में, आरजेडी में और कांग्रेस में, जिनको आप तोड़ सकते हैं तो तोड़िए। आप मौजूदा हालात में बीजेडी और कांग्रेस से मुफाहमत कर सकते हैं। कांग्रेस की बात करना छोड़े, कांग्रेस ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है वो कोई मुस्लिम जमात भी ना कर सकी। मौजूदा सोनिया गांधी कांग्रेस पुरानी कांग्रेस से बहुत बेहतर है। मैं कांग्रेस में रहा हूं, मुझे सब पता है। आपने अपने मफाद और अपनी पार्टी को स्टेट और नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए ये सब किया और कर रहे हैं। कांग्रेस से टूटना आपका, जब आपने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ा तो आपकी कोशिश ये थी कि आप स्टेट लेवल पर और ऑल इंडिया बेसिस पर अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करें। इसीलिए आपने कांग्रेस का साथ छोड़ा और कांग्रेस को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, हालांकि कांग्रेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये आपकी अपनी सियासत थी और ये सब सियासत में होता है। जो कभी दुश्मन होते हैं वो दोस्त भी हो सकते हैं। मैं बिहार के ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता, इस वक्त नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ और नहीं कहूँगा। इसके लिए स्टडी चाहिए और ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। आदत शुमार वोट पैटर्न की स्टडी करना पड़ती है। आपके कैडर पर भी मुनहसर होता है कि किस तरह से आप आगे स्ट्रैटेजी को तरतीब देंगे और किस तरह से आप लड़ेंगे। लेकिन ये वहाँ के जो है वोट पैटर्न क्या है, वहाँ मुसलमानों की तादाद कितनी है, लोअर कास्ट की तादाद कितनी है, आप किसको अपना हमनवा बना सकते हैं, किस तरह से आप लोअर कास्ट पे असरदार हो सकते हैं, उनको किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, ये सब बातों को मद्देनजर रखकर आपको वहाँ काम करना होगा। आखिर में मेरा यह मानना है कि मजलिस को बिहार में 4 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है और इसको रोकने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्टिव है। पीवी नरसिम्हा राव का खेल हो, सिक्योरिटी की मसाजिद, बेंगलुरु का फसाद, इसी की कड़ी है और बिहार इलेक्शन से पहले ये पिच तैयार की गई है। मजलिस को इसके मनफी असरात को रोकने के लिए बिहार के लीडरशिप, कैडर और पब्लिक को एतमाद में लेना चाहिए और इसके लिए अभी से काम करना चाहिए।